अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दिन भर की अहम खबरों और तज्जियों के साथ आज 7 बजे में मैं हूं आपके साथ आसमा इकबाल। नाज़रीन, संब्रयाल पंजाब PP 52 के ज़िमनी इंतखाब में मुस्लिम लीग नून ने न सिर्फ मैदान मारा बल्कि पहले से ज़्यादा मार्जिन से सीट जीत कर पंजाब में मरियम नवाज़ की सियासी पोजीशन मज़ीद मजबूत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन कमज़ोर करती है। 2024 के इंतखाबात में यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने 58,414 वोट हासिल किए थे, जबकि PTI के हिमायत याफ्ता फ़ाखिर निशात घुम्मन 49,939 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे थे। इस बार मुस्लिम लीगी उम्मीदवार हिना अरशद वड़ाइश ने 78,702 वोट लिए और उनके मुखालिफ फ़ाखिर निशात घुम्मन ने 39,018 वोट हासिल किए, यानी उनके 10,921 वोट कम हुए और लीगी उम्मीदवार के अकाउंट में 20,288 वोट्स का इजाफा हुआ है। कामयाब उम्मीदवार हिना अरशद ने जीत का क्रेडिट मरियम नवाज़ को देते हुए कहा कि अवाम ने मुझे सियासत के लिए नहीं, खिदमत के लिए मुंतखब किया। दूसरी जानिब पीपल्स पार्टी और फ़ाखिर निशात घुम्मन का नताइज मुस्तरद करते हुए कहना था कि पोलिंग मुकम्मल होने से पहले ही फॉर्म 43 बना लिए गए थे। हमें ये नताइज तस्लीम नहीं हैं। क़यादत के साथ बैठकर आइंदा का लाहे अमल तरतीब देंगे। नाज़रीन, एक लाहे अमल अडयाला जेल में भी तरतीब दिया जा रहा है। मैं बात कर रही हूँ बानी PTI की, जिन्होंने बड़ी ईद के बाद बड़ी एहतजाजी तहरीक का ऐलान कर रखा है। कहना उनका यह है कि इस बार वो खुद जेल से तहरीक को लीड करेंगे। उनके ट्विटर अकाउंट से ये भी कहा गया है नाजरीन के पार्टी के तमाम कम हौसला ओहदेदारान जो दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकते वो ओहदा छोड़ दें, ताकि उनकी जगह दलेर और नजरियाती वर्कर्स को आगे लाया जा सके। बानी PTI कहते हैं कि हमारे पास मुल्क गिर एहतजाज के सिवा कोई और चारा है ही नहीं। सवाल यह है नाजरीन कि बानी PTI जेल से तहरीक कैसे चलाएंगे। ये भी अहम है कि ये कम हौसला अफराद कौन हैं, उनकी शनाख्त कैसे होगी, क्या उन्हें इन अहम ओहदों पर लाने वाले जाने देंगे, क्या बाहमी इख्तलाफात डिसिप्लिन इशूज़ के साथ जानदार तहरीक के इम्कानात मौजूद हैं। इन अहम सवालात के जवाब जानने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियोज़ में मौजूद हैं सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफ़ी इफ्तिखार शिराजी साहब, ताहिर नई मलिक साहब, काशिफ रफ़ीक साहब और वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं नवीद नसीम साहब। सबसे पहले गुफ्तगू का आगाज़ मैं इफ्तिखार शिराजी साहब, सर आपकी इजाज़त से आप ही से मैं सवाल पहले ये पूछना चाहूँगी। ये संब्रयाल के इलेक्शंस जिस तरह से हमारे पास रिज़ल्ट्स आए हैं वो भी हमारे सामने हैं, और फिर जिस तरह से इस पर एतराज़ात आ रहे हैं वो भी अब हम देख रहे हैं, और इस एतराज़ में ज़्यादा जो अहम जो मुझे लगा, आप अपनी यकीनन अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी बड़ा एहतजाज करती हुई दिखाई दी सर हमें इस पर। बहुत शुक्रिया आसमा। इनफैक्ट इस पर कोई शक नहीं है कि जिस अंदाज में इलेक्शन का कंडक्ट हुआ है, गोया कि इलेक्शन के दिन भी ये कहा जा रहा था कि पुलिस की भारी नफरी गोया कि पोलिंग स्टेशंस के अंदर उस एरिया में कि जहाँ पे वोट कास्ट करना है वहाँ पे मौजूद थी, जो नहीं हुआ करती। तो इतनी बड़ी तादाद में डिप्लॉयमेंट, क्योंकि इससे पहले हमें तो कोई इस तरह की इतलात नहीं आई कि वहाँ पे कोई दहशत गर्दी का ख़तरा है, वहाँ पे इस हल्के को हसास तरीन डिक्लेयर किया गया। किसी किस्म की कोई वहाँ पे पॉलिटिकल टेंशन भी हमें देखने को मिली, क्योंकि इलेक्शन से पहले वहाँ पे छोटी मोटी होते हैं जलसे वलसे भी, लेकिन कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो इस डिप्लॉयमेंट से अंदाज़ा होता है कि इस इलेक्शन के अंदर कुछ मामला थे कि जिनके ऊपर बड़े सवालात उठ रहे हैं। फिर नॉर्मली होता क्या है कि ज़िमनी इलेक्शन आप पूरे मुल्क में तारीख उठा के देख लें आसमान, आम इंतखाबात से हमेशा टर्न आउट कम रहता है। बट आपने अपनी इब्तिदाई में बताया कि इसमें तो कह रहे हैं कि पता नहीं कहाँ से कहाँ चला गया। तो जब ये टर्न आउट इतना ज़्यादा हुआ है तो ये एक और फिर डाउट क्रिएट कर रहा है कि इसका मतलब ये है कि फिर बक्सेस को मुमकिन भरा गया हो। जिस तरह पीपल्स पार्टी भी इस पर एतराज़ कर रही है, अगरचे मरकज़ के अंदर वो मुस्लिम लीग नून की पोलिंग स्टेशंस पे रश नहीं दिखाई दिया, आप कह रहे हैं कि फोर्स वहाँ पे ज़्यादा थी। मैं कहता हूँ कि जब तक ये देखें, हम इस वक्त एक खदशे का इजहार कर रहे हैं, मैं हतमी तौर पे बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं माजी की मिसाल देते हुए आपके सामने बात रख रहा हूँ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर माजी में लोग इतने चार्ज नहीं होते ज़िमनी इलेक्शन में, तो इस इलेक्शन में क्यों हुए, उसकी कोई वजूहात तो हमें नज़र नहीं आ रही। शदीद गर्मी का मौसम और गोया के कोई इसमें कोई हमें लग नहीं रहा कि 45% के करीब टर्न आउट। तो और ठीक, मैं वही तो कह रहा हूँ। और साथ में इस वक्त भी अगर देखा जाए तो लोगों के पास जो इलेक्शन गोया के स्टेशंस के जो रिजल्ट्स हैं वो जो मजमूई इलेक्शन का रिजल्ट है उससे मेल नहीं खा रहे। वो सोशल मीडिया पे जाएं, आपको दिखाएंगे कि उनको जो रिजल्ट्स मिले वो कुछ और हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जारी कर रहा है वो कुछ और है। तो मेरे ख्याल में इस वक्त कोई शक नहीं है कि हुकूमत अपने फतह के शादियाने बजा रही है, लेकिन भाई मेरे कोई कॉन्स्टिट्यूशन का ख्याल करें। जब इस मुल्क के अंदर असम्बलियाँ डिज़ाल्व हुई थी तो कहा जा रहा था उस वक्त की अदालतों की जाने से 90 रोज़ में इलेक्शन करवाएं। आप कच्चे के डाकू सामने लेके आ गए, आप उस वक्त ख़जाना खाली सामने लेके आ गए। अब आप देखें
एक मुल्क के चीफ इलेक्शन कमिश्नर की मुद्दत पिछले कई माह से आसमा ख़त्म हो चुकी है। तो जब आप वहाँ पे एक इम्पार्शल और एक मुतफिका किस्म का कमिश्नर लेके नहीं आते, पोजीशन भी बात करें ना, तो और नहीं करनी चाहिए, लेकिन बतौर सिटीजन ऑफ पाकिस्तान मैं और आप भी करें कि जब आप ये काम नहीं करेंगे ना, तो फिर इलेक्शन प्रोसेस के ऊपर अगर सवाल उठेंगे तो मैं उसको 100% दुरुस्त तस्लीम करूंगा। आपकी तो फिर कहीं सुनी जाएगी, हमारी कौन सुनता है सर, हम तो आवाम में आते हैं ना। सही, लेकिन सर एक चीज़ जो यहाँ पर आपने फरमाई कि अब इस पे एतराज़ किया जा रहा है, मैं मुख्तसरन चाहूँगी कि आपको लगता है कि अब ये एतराज़ PTI के अलावा पीपल्स पार्टी की तरफ से भी आ रहा है, तो कुछ ये जानदार रहेगा, या आपको लगता है नहीं बस अब इलेक्शन हो गया इसके बाद कुछ होने नहीं जा रहा? जानदार तो रहना चाहिए कि जब कराची के अंदर हाफिज नईम को जितवाया गया तो उसने कहा कि ये सीट मैं नहीं जीता, ये PTI की है, उनको वापस होनी चाहिए। तो देखें, लोगों ने अपने अपने वक्त में अलार्म बेल बजाई है, उन्होंने अपने ज़मीर की आवाज़ पे कहा है, आज पीपल्स पार्टी भी कह रही है, अगरचे सारे निज़ाम की बेनिफिशरी है, तो मेरा ख्याल में निज़ाम को इस वक्त सुनना चाहिए, लोगों को अपनी करेक्शन करनी चाहिए, वरना ये गलतियां और संगीन होती जाएंगी जो मुल्क के अंदर नई फॉल्ट लाइन्स को जनरेट करेंगी। सर आप गलतियों की बात कर रहे हैं, यहाँ तो क्रेडिट लिया जा रहा है। ताहिर नहीं मलिक साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। समड़ियाल के ज़िमनी इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून यहाँ पर जीत जाती है, कहा यह जा रहा है उम्मीदवार की तरफ से कि जी ये जो जीत है इसका सारे का सारा क्रेडिट जो है वो मरियम नवाज़ को जाता है, जितना उन्होंने पंजाब में काम करवाया है। ये जो भी शराजी साहब और हम सब हैरान हो रहे हैं कि 44% पॉइंट समथिंग कैसे जो है ये टर्न आउट आ गया इतना ज़्यादा, जो कि आम इंतखाबात में हम नहीं देख रहे होते। इतने शदीद मौसम में इतने सारे लोग बाहर क्यों निकल आए? तो नईम साहब वो इसलिए निकले हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश है मरियम नवाज़ साहिबा की कारकर्दगी से। एक तो ये कि हर हल्के के अपने डायनामिक्स होते हैं और इसमें शुबा नहीं कि अगर आप उस्मान बुज़दार साहब से कंपेयर करेंगे तो मरियम नवाज़ हमें मुतहरिक भी नज़र आती हैं, ब्यूरोक्रेसी से काम भी ले रही हैं, नए प्रोजेक्ट भी ला रही हैं, ये बात अपनी जगह तस्लीम करने वाली। दूसरा जो पहलू है वो ये कि एक इलेक्शन कमिश्नर है, एक ही चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, और एक ही डिस्ट्रिक्ट में 2 इंतखाबात हुए। एक डस्का में ज़िमनी इंतखाब हुआ और उस वक्त तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी, वहाँ हमें इलेक्शन कमीशन बतौर इदारा नज़र आया और पंजाब के मेंबर की रिपोर्ट मीडिया पे डिस्कस हुई और फिर बहुत सारे पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट नल एंड वॉइड किए गए, एक्शन लिया गया, इलेक्शन में कोई भी जीते। और अब वही इलेक्शन कमीशन है, वही लोग हैं और सारा दिन मीडिया पे चीज़ें चलती रही हैं, उसके लिए ना रिपोर्ट है ना डिस्कस है, वो हुआ है। ऐसा तो मैं समझता हूँ इलेक्शन कमीशन के जिन लोगों का इसमें रोल था उनको एक तफसीली रिपोर्ट ज़रूर जारी करनी चाहिए। जहाँ तक ये बात है कि टर्नओवर का भी एक पॉइंट अहम है। दूसरा, ज़िमनी इंतखाबात से बढ़ के एक बहुत बड़ी बात है, 1 साल अभी पूरा हुआ है 8 फरवरी को, तो 1985 से लेके 2023-24 तक जो इंतखाबात हुए उसमें GT रोड मुस्लिम लीग नून का गढ़ है, पीपल्स पार्टी भी GT रोड पे डस्का, गुजरांवाला, जेलम, गुजरात और समड़ियाल, सियालकोट, वज़ीराबाद, शेखुपुरा, यहाँ पे वो इन्हें शिकस्त नहीं दे सकी और कम्पीट ज़रूर किया, सीटें बराबर में ली। लेकिन पिछला इलेक्शन एक बहुत बड़ा हमारे लिए एक चेंज था कि स्ट्रॉन्ग होल्ड में भी डेंट पड़ गया मुस्लिम लीग नून का। खुरम दस्तगीर वहाँ से हार गए, गुजरांवाला से। सियालकोट के अंदर बहुत सारे अपसेट हुए। ख्वाजा आसिफ का इलेक्शन तो बहुत क्लोज में चला गया और वो कई दफ़ा हारे और कई दफ़ा जीते। ये मुस्लिम लीग नून के लिए ये चीज़ लंबा फिक्र है। राना सनाउल्लाह हार गए। तो अब कौन सी ऐसी तब्दीली हुई है कि वोटर टर्नआउट इतना हो गया? तब्दीली है कि अगर कोई भी हम साफ़ी दोस्त प्रोग्राम के बाद पंजाब के किसी भी बाज़ार अवामी में जाके 10 लोगों से बात करें तो वो आपको उस जानिब इशारा कर देंगे। बाकी ज़ाहिर है सहाफ़त और सियासत कंट्रोल में रावी चैन लिख रहा है और बस वो ठीक है जी। भाई ये रावी कब तक चैन लिखेगा? काशिफ साहब मैं आपकी तरफ आऊंगी क्योंकि अब ये चैन जो है काशिफ साहब ये हजम होता दिखाई नहीं दे रहा बानी PTI को। इवन जेल में बैठे हुए कह रहे हैं कि जी वो बार्स के पीछे से तहरीक चलाएंगे और ऐसी तहरीक चलाएंगे कि लग पता जाएगा। कैसे पॉसिबल है सर ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक पे बात करने से पहले सिर्फ मैं 2-3 जुमले जी देखें। जब भी हुकूमत बरसरे इक़्तिदार हुआ करती है वो कारकर्दगी का नाम होता है, ताल्लुकात और डंडे का जोर होता है और वो ज़िमनी इलेक्शन जीत जाया करती है। ज़िमनी इलेक्शन जीत जाया करते हैं। पीपल्स पार्टी ने जनरल इलेक्शन में भी लाहौर की सीट पे भी एतराज़ रखा था लेकिन फिर साथ सहूलतकारी की और सहूलतकारी से हुकूमत बन गई। बिल्कुल बिल्कुल। जहाँ तक बात है बानी की कि वो जेल में बैठ के जिस बानी से मुलाकात
नहीं हो सकती उनकी मंशा पे और उनके मिलने वालों की मंशा पे, मुलाकात करवाने वाले कोई और है, वो कैसे तहरीक का ऐलान करेंगे, कैसे तहरीक की बात करेंगे। मैं ये समझता हूँ जो जुमला उन्होंने कहा ना कि जो कमज़ोर दिल हजरात हैं वो अपने ओहदों से लैदा हो जाए ताकि हम अच्छे लोगों को भाई तो आप खुद कर दो ना, कमजोर दिल का पता तो चल गया होगा उनको। ये बेसिकली उस तरफ इब्तिदा है जिस तरफ बानी आहिस्ता आहिस्ता डील को लेके जा रहे हैं। कुछ लोगों को मंजर आम से गायब मैं होता हुआ हम तवातुर से देखेंगे। कह रहा था कि जिस वक्त बानी की पावर कॉरिडोर से डील होगी उस वक्त वो बहुत सारे चेहरे मेरी बिरादरी के हों, सियासी बिरादरी के हों, वकालत के हों, वो आहिस्ता आहिस्ता मंजर से गायब होना शुरू हो जाएंगे। डील के करीब पहुंच चुके हैं, ये मतलब डील हो की रहा है तरफ कुछ ना कुछ। डील की तरफ जा रहे हैं। अच्छा। मैं ये कह रहा हूँ डील की तरफ जा रहे ठीक हैं है। और जैसे जैसे जाएंगे आप देखेंगे लोगों को साइडलाइन करते जाएंगे, बिल्कुल ऐसे ही जैसे नवाज शरीफ साहब ने जब डील मिच्योर कर ली और जुबैर उमर को पर्दा स्क्रीन से हटा दिया। सो ये सियासतदानों का एक मामला होता है, उन्होंने जब डील करनी है, चीज़ों को आगे लेके जाना है, एग्जीक्यूशन करनी है, कोई ना कोई डॉक्टर्स, कोई ना कोई अमेरिकन बेस जो पाकिस्तानी निजात लोग हैं वो लगे हुए हैं पिछले 1 साल से, वो कोई ना कोई वर्किंग शेप बनाएंगे और उसके ऊपर दोनों तरफ से बैठ कर बात होगी। आपको ये लोग, हमें ये लोग मंजूर नहीं है, आप इन लोगों से लाताल्लुकी करेंगे, वो कहेंगे जी हमें ये चीज़ें जो सी है वो देनी पड़ेंगी। डील इसी तरीके से आगे चला करती है सियासत में। मेरा ये ख्याल है कि वो तहरीक की बात, वो चीज़ों की बात जो है ये बाज गश्त है, लेकिन असल में 5 जून को केस फिक्स हुआ है 190 मिलियन पाउंड का। अगर 190 मिलियन पाउंड में बीबी और बानी की जमानत होनी है तो उससे पहले कोई ना कोई कहानी होनी है। ठीक है, ये कहानी क्या हो सकती है? मैं आपकी तरफ नवीद साहब आना चाहूँगी, कुछ सिचुएशन आप हमें समझाइएगा। एक तरफ कहीं ना कहीं हम सुन रहे होते हैं कि जी मुज़ाकरात हो रहे हैं, कहीं हम सुन रहे होते हैं अभी जैसे काशिफ साहब ने फरमाया कि मुज़ाकरात की तरफ पेशकदमी की जा रही है, कुछ चेहरे जो है मंजर आम से हटते हुए हम देख रहे होंगे और बहुत सारी जगहों से ये जवाब आता है कि जी हम तो मुज़ाकरात करना ही नहीं चाहते, ये शख्स तो अब ज़रूरी नहीं है मुल्क के लिए, पार्टी तो ज़रूरत ही नहीं है। और फिर जिस तरह से हमने भारत को एक शिकस्त दी है, भारत को हजीमत का सामना करना पड़ा है सारी दुनिया के सामने, उस तरह से संबड़ियाल के अंदर कहा जा रहा है कि जी ये कहीं ना कहीं उस वजह से भी अवाम में बहुत ज़्यादा जोश पाया जाता था, जो अवाम इतनी बड़ी तादाद में बाहर निकले हैं और नून लीग को उस चीज़ का क्रेडिट देने के लिए वोट दिया है। नवीद साहब बहुत शुक्रिया आसमा। पहले तो 1-2 चीजें, जैसे कि किसी ने यहाँ कहा कि रावी चैन ही चैन लिख रहा है और आपने अभी इंडिया को जो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया उसकी बात कही। मुझे तो लग रहा है कि रावी जो है ना अब लिख रहा है कि हर तरफ चीन ही चीन है, चैन ही चैन की वजह। नंबर 1। नंबर 2, मैं थोड़ा सा ब्रीफली इलेक्शन, ये जो बाय इलेक्शन हुआ है इसके ऊपर 1-2 कमेंट करना चाहूंगा। प्लीज सर। देखें, ये वो इलेक्शन है जिसके ऊपर पीटीआई के कैंडिडेट्स को ये शिकायत करने का मौका नहीं मिला कि उनको कैंपेन नहीं करने दी गई, उनको पूरा मौका दिया गया। नंबर 1। नंबर 2, हमारे जितने भी लोग थे जो कि यूट्यूबर्स हैं या बड़े प्रोमिनेंट यूट्यूबर्स हैं, उन्होंने वहां पे जाके जब सर्वेस किए तो उन्होंने अपने इंक्लाइन को शो करते हुए 2 से 3% का मार्जिन दिया पीटीआई को, जो कि सिर्फ उनके अपने सर्विस के मुताबिक था। ठीक। तीसरी बात ये कि जहां तक बात है पीपल्स पार्टी की और पीटीआई की, मैं एक और बात कहूंगा कि पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शंस हुए हैं, वो बाय इलेक्शंस हो या कोई भी जीता हो, जी, लूजर्स ऑलवेज हैव एक्सक्यूजेस। ठीक है, अब आते हैं आपकी क्वेश्चन की तरफ। जी सर। देखिए, जो अब आप जो डील की बात कर रही हैं, एक थोड़ी सी टाइमिंग को नोट करें। एक तरफ हलीमा खान कहती हैं कुछ लो और कुछ दो, और उसके कुछ दिनों बाद, 2 दिन बाद या 3 दिन बाद खान साहब की ट्वीट की जारहाना ट्वीट का सिलसिला शुरू हो जाता है। इसका मतलब ये है कि हलीमा खान की तरफ से पहले एक डेस्परेट कोशिश की गई, जिसको आगे से खाते का रिजल्ट ना मिलने के बाद खान साहब ने अपनी तोपों का रुख जो है वो दोबारा से खोल दिया। अब इससे क्या साबित होता है? यहाँ तो खान साहब ये करना चाह रहे हैं कि हम ये करें कि हम एक तरफ से प्रेशर डालें, हम उनको प्रेशराइज करें कि अगर आपने हमारे साथ डील ना की और मुझे और मेरे साथियों को ना छोड़ा तो हम दोबारा इलेक्शन पे आ जाएंगे। एक बात याद रखिएगा कि पाकिस्तान में मौसमी हालात और इदारों के साथ ताल्लुकात तहरीक शुरू करने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जो मौसमी हालात हैं वो अगले आने वाले दिनों में इंतहाई शदीद गर्मी शुरू हो जाएगी। अगले जून का पूरा महीना है, जुलाई है, फिर अगस्त है। दूसरी बात, जब 2014 में इमरान खान ने तहरीक शुरू की थी
तब भी मौसम काफी गर्म था, लेकिन इदारे साथ थे। इदारों ने ताहिरुल कादरी को और इमरान खान को रिश्ता एहतजाज में बनवा दिया था। दोनों लाहौर से चले और इस्लामाबाद पहुंचे। 126 दिन वहां पे पहुंचे। जब 2014 में पहुंचे थे तो कोई गमला नहीं टूटा था और 126 दिन वो डी चौक में बैठे रहे थे। सही। जब इदारे साथ नहीं होते तो फिर हमने 26 नवंबर को देखा डी चौक तक कोई पहुंच भी नहीं सकता। सर आपको ये साथ तो अभी इसलिए- अभी 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 मुस्तकबिल करीब में होता दिखाई देता है? दोबारा से साथ खड़े आपको दिखाई देते हैं ये लोग? पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिचुएशन के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन आज के दिन तक जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं, जी सर। इस वक्त तक तो कोई ऐसे हालात नजर नहीं आ रहे। अच्छा। क्योंकि इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट हैज नथिंग टू लूज एंड ऑन द अदर हैंड इमरान खान हैज लॉस्ट एवरीथिंग ऑलमोस्ट। तो यस, ऑलमोस्ट एवरीथिंग। उनके पास अभी भी स्ट्रीट पावर, लोगों की पावर जरूर है बट स्ट्रीट पावर नहीं है। लोग जो है ड्राइंग रूम में, सोशल मीडिया पे या एक दूसरों से गुफ्तगू में तो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं, बट उनके अंदर इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो सड़क पे आकर इमरान खान का एहतजाज, इमरान खान, और ना ही इमरान खान जो है वो नेल्सन मंडेला बन सकते हैं, ना जवाहरलाल नेहरू बन सकते हैं, ना ठीक हो गया अब्बास सर। खुमैनी बन सकते हैं, जिन्होंने जेलों से बैठ के अपने खतूत के जरिए लोगों के अंदर बेदारी पैदा की और वो सड़कों पे आए हुए। वो बन सकते थे अगर शायद उन्हें बनने दिया जाए, मौका दिया जाए, लेकिन आप कहते हैं कि जब मौसम ही साथ नहीं दे रहा तो बाकी मामलात जो हैं वो भी उनके देखिए, बारिशें हो रही हैं। बारिशें कभी कभी हो रही है ना, उसी से शायद बानी को उम्मीद लग जाती है कि कहीं शायद कोई आपने फुहार जो है कहा उनकी है, तरफ आए, फुहार आ नहीं रही। देखें आसमा, आपने जो स्टेटमेंट दी है ना उसके ऊपर लिखते हैं कंडीशंस अप्लाई। गुड वन सर, गुड वन। चलें नवीद साहब, आप साथ मौजूद हैं, हमारे बाकी साहिबान भी हैं। नाज़रीन एक ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब हम बात करेंगे तो पाकिस्तान को मुश्किल में डालने वाले साजिशी पड़ोसी का जिक्र हम कर रहे होंगे, जो पाकिस्तान के लिए खोदे जाने वाले गड्ढे में हमें खुद गिरा हुआ दिखाई देता है। नरेंद्र मोदी का जिक्र होगा जी, जो मुश्किल वक्त में है, इतने मुश्किल वक्त में कि मुश्किल वक्त जो है टल ही नहीं रहा है। एक जानिब उनके सफारती मिशन से दुनिया आराम नहीं हो रही और दूसरी जानिब भारत में उनके बयानिए की दाल जो है वो भी गलती दिखाई नहीं दे रही है। वो जनता की आंखों में झूठी जीत की धूल झोंकने के लिए जल से जुलूस तो करते फिर रहे हैं, लेकिन वो यहाँ बात बनाते हैं और वहाँ उनके बुखलाए हुए जर्नैलों के मुँह से कुछ ऐसा निकल जाता है कि सारी बयानिए की हवा निकल जाती है। उनके इंडिया के एक जर्नैल ने क्या कहा है ये आपको सुनाएंगे एक ब्रेक के बाद, और फिर उस पर डिस्कशन भी करते हैं। बिल्कुल जी, बात हम करने जा रहे हैं हमारे पड़ोसी के बारे में। भारतीय फ़ौज के रिटायर्ड जर्नैल की बात करेंगे। सीनियर दिफाई तज्ज़ियाकार भी हैं वो, उन्हें एक प्रोग्राम में बुलाया गया था, लेकिन वो अपने ही मुल्क के ऊपर यहाँ पर सवालात उठाते दिखाई दिए। उन्होंने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी उठाया कि हमारे तैयारे क्यों गिरे। जब उनसे पूछा गया कि तैयारे गिरे हैं नहीं गिरे हैं, उन्होंने कहा इस पर तो बाद में बात करते हैं, लेकिन जो तैयारे गिरे हैं, जितने भी गिरे हैं, वो उनका नंबर मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन ये तैयारे गिरे क्यों हैं, क्या उनका कहना था, इस पर पहले आपको वो दिखाते हैं फिर बात करते हैं। सिर्फ यही नहीं नाजरीन, भारत में कांग्रेस पार्लियामेंट का इजलास बुलाने का मुतालिबा भी कर रही है और मोदी जी यहाँ वहाँ भागते फिर रहे हैं। फिर सिफारती मिशन भी कुछ अच्छी खबरों की हेडलाइंस नहीं दे पा रहा है। इन्हीं खबरों में एक अहम खबर ये भी आ रही है कि मोदी जी को G7 ग्रुप के सरबराही इजलास में पूछा तक नहीं गया। ये 6 साल में पहली बार हुआ है नाजरीन। भारत की इस कमज़ोर पोजीशन के साथ बिलावल भुट्टो की सरबराही में पाकिस्तानी वफ्द ने अमेरिका में अहम मुलाकातों का सिलसिला शुरू कर रखा है। पाकिस्तानी वफ्द की आमद इतनी अहम है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप भी उनके आने का जिक्र कर चुके हैं। क्या कहा डोनाल्ड ट्रंप ने, ये देखिए। अभी सुना डोनाल्ड ट्रंप क्या कहते हैं, सिचुएशन क्या है, पाकिस्तान के लिए सूरत हाल कितनी बेहतर है, कितनी बेहतर हो सकती है बिलावल भुट्टो जरदारी के इस दौरे के बाद। इस पर बात कर लेते हैं, अपने पैनल से डिस्कशन कर लेते हैं। मैं इफ्तिखार शराजी साहब, सर पहले मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये पहले सर ये फरमाइएगा, ये जो भारत की हजीमतों का सिलसिला है, ये आपको लगता है कहीं ख़त्म होने का नाम लेगा अभी? क्योंकि हम तो ऐसा नहीं देख रहे हैं। ये G7 के सरबराही इजलास में इनको बिल्कुल पूछा नहीं गया है, दावत नहीं मिली है। इसको डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में सर हम क्या कहेंगे? अब डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में तो हम यही कहेंगे कि भारत की नालायकियाँ बतौर स्ट्रेटेजिक पार्टनर आया हो चुकी हैं और वो जो यूरोप और अमेरिका ये समझ रहा था कि हम जो बहुत बड़ी जंग चीन के ख़िलाफ़ लड़ने जा रहे हैं और इस खित्ते के अंदर भारत बतौर स्ट्रेटेजिक पार्टनर एक फ्रंट एंड स्टेट का रोल प्ले करेगा, वो स्टेट एक तरह से नालायक आज़म साबित हुई है और उसने पैर दर पैर नाकामियाँ समेटी हैं। तो जाहिर सी बात है, जब कोई भी आपका दोस्त
आपके किसी काम का न रहे हाँ। तो फिर मैं तो समझता हूँ कि ये दुनिया मफादात की दुनिया है। तो फिर लोग ऐसे ही मुंह मोड़ते हैं दोस्त और ना बाज़ रहा। औक़ात आप हाथ आगे बढ़ाते हैं लेकिन किसी का हाथ किसी और तरफ बढ़ जाता है। तो ये अब मोदी साहब के साथ भी यकीनी तौर पे हो रहा है और होता रहेगा। बुनियादी तौर पे उनको भी समझना चाहिए कि 7 समंदर पार किसी मुल्क के साथ दोस्ती करके ताकत हासिल करने से बेहतर तो ये है कि आप अपने पड़ोसियों के साथ मोहब्बत दोस्ती करके वहाँ से ताकत हासिल करें कि जो दायमी भी होगी, जिसका मज़ा भी अपना होगा ना। बुनियादी तौर पे अगर आप दुनिया में एक प्राइडफुल नेशन के तौर पे एक्सेल करना चाहते हैं तो बेहतर तो ये है कि आप अपने रीजन के डिस्प्यूट्स को ख़त्म करें ताकि आपको एज ए स्टेट्समैन जाना जाए। दुनिया में आज भी हम यूरोप या अमेरिका की मिसालें देते हैं कि वहाँ पे अजीम रहनुमा गुजरे हैं कि जिन्होंने आलमी जंगों के बाद यूरोप और अमेरिका का हुलिया बदल के रख दिया। गोया कि वहाँ पे यूरोपीय यूनियन के नाम से इत्तेहाद बन गया कि 26 ममालिक के दरमियान कोई सरहद नहीं है, उनकी मईशत एक है, उनकी करेंसी एक है। उन्होंने क्या कुछ कर लिया। वहाँ पे स्टेट्समैन का कमाल था। लीडरशिप ने गोया कि रियलाइज़ किया कि जंगें दुरुस्त नहीं है, डिस्प्यूट ठीक नहीं है, ख़त्म होने चाहिए, करके दिखाए और तरक्की की एक अगली मंजिल पे चले गए। तो मोदी साहब वो उस अगर अखंड भारत के उस नज़रिए के साथ खड़े हैं जहाँ पर उन्होंने भारतीय पार्लियामान के बाहर एक नक्शा लटकाया हुआ है जिसके ऊपर यह है कि नेपाल से लेके पाकिस्तान, पाकिस्तान से लेके बांग्लादेश और बर्मा और पता नहीं मालदीव सब अखंड भारत बन जाएंगे। वो खुदा का वास्ता अब दुनिया बदल चुकी है मेरे भाई। ये नक्शे ऐसे ही रहेंगे, इनमें किसी किस्म का कोई बदलाव नहीं आएगा। इवन के जो आप ख्वाब दे रहे थे ना कि आपको आज़ाद कश्मीर मिल जाएगा, आपको मकबूजा कश्मीर भी देना पड़ेगा मेरे भाई। तो बेहतर यह है कि डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाएं। अरबों रुपए वहाँ पे, मैं कल परसों भी कहीं बता रहा था आसमा कि भारत के अंदर 80 करोड़ लोगों को सिर्फ महीने भर में 5 किलो आटा मुयसर है हर घराने को। तो आपकी हालत तो ये मेरे भाई, गुर्बत वहाँ पे इतनी ज़्यादा है और आप उसे ख़त्म करने के बजाय आप बजट के ऊपर इतने बड़े बड़े आप रख रहे हैं 80 अरब 90 अरब। तो ये मेरे ख्याल में बेहतर ये है कि आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ जाएं और उस तरफ आप जाएंगे तो मेरे ख्याल में आपकी नालायकी तो यूरोप पे यहाँ हो चुकी है। अब वो बिल्ली जिसके ख्वाब में छिछड़े आते थे, जैसे आपने कश्मीर का पूरा और बाकी नेपाल और सारे इलाकों को मिलाने की बात की, अब वो खिसियानी बिल्ली बन चुकी है और कुछ ना कुछ इस तरह की हरकतें करी। लेकिन आपने ये बड़ा वजह फरमाया कि दोनों ममालिक को मिलकर अपने जो मुल्कों के मसाइल हैं उन पर बात करनी चाहिए, जो वसाइल हैं उनको जंगों में नहीं झोंकना चाहिए। और पाकिस्तान ने भारत को ये मौका दिया भी है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म बारहा कह चुके हैं कि जी आइए जी टेबल टॉक करते हैं, मामलात को आगे बढ़ाते हैं, इवन तिजारत तक लेके जाते हैं। मैं ताहिर नईम मलिक साहब, सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। वाशिंगटन पोस्ट ये कहता हमें दिखाई देता है कि भारत को मुतवक्के आलमी हिमायत हासिल नहीं हो सकी है जिस तरह से भारत चाह रहा था, ख़ासतौर पर शशि थरूर साहब को भेजने के बाद। लेकिन सर क्या आपको लगता है कि ये जो भारत ने मौका गंवाया है अपनी हरकतों की वजह से, पाकिस्तान इससे फ़ायदा उठा सकता है, ख़ासतौर पर बिलावल साहब के इस विज़िट के बाद? सर मेरे ख्याल में शराजी साहब ने बहुत फिक्र अंगेज बातें की हैं हमेशा और की तरह। अब वक्त आ गया है कि पाकिस्तान दुनिया में अच्छी खबरें दें कि भारत में हमसे ज़्यादा तजादात हैं, इंतहा पसंदी है, लेकिन उन्होंने इमेज एक और रखा हुआ था। अब वो इमेज एक्सपोज हो रहा है और हमें चाहिए कि हम मॉडरेट रियासत के तहत, अभी हाल ही में जो बिल यहाँ से कौमी असम्बली से और सदर ममलिकत ने पास की है, कम उम्र बच्चियों की शादी से मुतल्लिक, इस तरह की कानून साजी, और हमें यहाँ बेहतर एक पुरअमन और मॉडरेट रियासत के तौर पे पाकिस्तान को आलमी दुनिया में अपना मकाम बनाना चाहिए। जहाँ तक बिलावल भुट्टो की, हिना रब्बानी खार की, मुसद्दिक मलिक की और वफ्द में जितने भी लोग शामिल हैं उनकी बात है, वो अच्छी सलाहियत रखते हैं बोलने की। बिलावल भुट्टो जो हैं उनकी तरबियत अपनी माँ की गोद से हुई है और हमें लीडरशिप में इन्वेस्ट भी करना चाहिए। देखें आज इस मौके पे अगर अवाम ने फ़ौज का साथ दिया है और फ़ौज ने कौम और रियासत का तहफ़्फ़ुज़ किया है, तो पाकिस्तान को अपने जो लीडरशिप है उसमें इन्वेस्ट भी करना चाहिए, ऑन भी करना चाहिए। 70 साल हो गए हम इस लीडर की करैक्टर असैसिनेशन करते, उनकी राह में रुकावटें खड़े होते। तो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हों, नवाज़ शरीफ हों, इमरान खान हों, बिलावल हों, ये आपकी लीडरशिप है जिसने आलमी सतह पे जाके आपका मुकदमा लड़ना। उनको आप यहाँ पे कभी हम सिंथिया रिची ला रहे हैं, कभी किसको ला रहे हैं, इन हरकतों से भी हमें बाज आना चाहिए। और दूसरा ये है कि पाकिस्तान कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके दरमियान जो गैप है ये भी ख़त्म होना चाहिए। तीसरी ये कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नाकाम नहीं है, उसने अमेरिका और चीन के दरमियान बैलेंस की है और इसके अंदर जहां हमारी अस्करी
इदारों का रोल है, वहाँ हमारी पॉलिटिकल पार्टीज, मियाँ नवाज शरीफ का, इमरान खान का, जरदारी का भी रोल है। तो इस चीज़ को हमें आगे ले जाना चाहिए। और सबसे अहम बात, भारत के अंदर यकीनन तजादात हैं, बड़े तफसील से बताएं, लेकिन हम माशी तौर पे कमज़ोर हैं भारत से, और ये हमारे दिफा के लिए बहुत बड़ा ख़तरा है। इस मुल्क में जो करप्शन है, जो बद इंतज़ामी है, और जो PSDP आज अखबार में 54% सिर्फ यूज़ कर चुके हैं, ये भी इंडिया की तरह ख़तरा होना चाहिए। हमारी मईशत डाइवर्सिफाई होनी चाहिए, यहाँ टैक्स चोरी नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे आम आदमी को फौरी और सस्ता इंसाफ मिलना चाहिए। अगला जो हमारा टॉपिक है ना सर, वो टैक्स चोरी पे है। इंसाफ की तो चलें फिर कभी बात कर लेंगे, अभी आज हमने तरीके इंसाफ की बात कर ली है ना, ये काफ़ी है मेरे ख्याल में। मैं काशिफ साहब सर आपकी तरफ आऊँगी। जनरल साहिर शमशाद साहब को हमने सुना एक इंटरव्यू में कहते हुए दिखाई दिए कि सिंध तास मुआहदा जो है अगर वो मनसूख होता है, और भारत ज़ाहिर है बार बार धमकी दे रहा है, तो वही समझते हैं कि जो भारत की धमकी है ये वजूदियाती ख़तरा है। आलमी हिमायत से महरूमी के बाद सर आपको लगता है कि भारत का सिंध तास मुआहदा मुअत्तल रखना उसके लिए पॉसिबल रहेगा, उसके लिए ऐसा करना ठीक भी रहेगा किसी तौर, और ख़ास तौर पर जितनी हजीमत का उसको सामना करना पड़ रहा है अभी भी, अगर वो इस सरगर्मी से बाज नहीं आता है तो मजीद भी तो सर नताइज आ सकते हैं ना कुछ ना कुछ। देखिए, मोदी एक एक्सट्रीमिस्ट माइंड सेट का बंदा है, और वो कोशिश ये कर रहा है कि किसी तरीके से जो मुझे सुबकी हुई है अवाम में और पॉलिटिकली जो नुकसान हुआ है उसका मैं कम बैक कर लूँ। और ये सिर्फ उसकी हद तक जो है वो कोशिश कर रहा है कि मेरे पास एक कार्ड है सिंध तास मुआहदे की सूरत में, अब मैं उस कार्ड को इस तरीके से इस्तेमाल करूँ कि कुछ दो की पॉलिसी पे चीज़ें आ जाए। मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ बात सिंध तास मुआहदे की नहीं है, अच्छा, बात आर्टिकल 370 की भी है। बात यहाँ तक नहीं रुकेगी, ये जो G7 ममालिक हैं, जो सफारती उसको सुबकी का सामना करना पड़ रहा है, जो हमें कहता था कि या गोली खा लो या रोटी खा लो, उसको सफारती सतह पर रोज़ाना गोलियाँ डिस्प्रिन की और पता नहीं कौन कौन सी गोलियाँ खानी पड़ रही हैं। उसकी एक वजह है कि उसने ट्रंप को ना करने की कोशिश की है, ना की नहीं है, ना करने की कोशिश की है कि हु आर यू, आप कैसे सालसी करा सकते हैं, आपका क्या लेना देना। तो फिर ट्रंप ने कहा कि अगर मेरा कोई लेना देना नहीं है तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि मेरी प्रॉक्सीज आपके साथ बिहेव क्या करती हैं। और मैं ये समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सफारतकारी की कामयाबी है कि ट्रंप को ला के उन्होंने भारत के सामने खड़ा कर दिया है। और अगर मोदी का यही रवैया जारी रहा तो मुझे बहुत जल्द नजर आ रहा है कि नवंबर के करीब जो इलेक्शन होने जा रहे हैं भारत में, मोदी की सरकार जो है वो टॉपल कर जाएगी और कांग्रेस जो है वो बरसरे इक़्तिदार आ जाएगी, अगर यही रवैया रहा। बहरहाल जो बात सैर शमशाद साहब ने की, अगर उसने पानी रोका तो फिर मैं पहले दिन से कन्विंस हूँ कि भारत के तो हिस्से बखरे होने ही होने हैं, टुकड़े होने ही होने हैं। अब ये गेम एंड गेम की तरफ जाएगी और उसके लिए प्लान जो है वो बड़ा मजबूत है और चाइना बिल्कुल पूरे तरीके से साथ है। ठीक है नवीद साहब, ये जो बात काशिफ साहब ने अभी कही, भारत में मोदी की मकबूलियत का ग्राफ जो कि बहुत नीचे आ चुका है, सर आपको लगता है कि कहीं ना कहीं मोदी की सियासत, ये जो सारा हजीमत और जिस तरह से शिकस्त हुई है और उसके बाद जिस तरह से सफारती महाज पर वो में इतने ज़्यादा नाकाम दिखाई देते हैं, उनकी सियासत जो है अब ख़त्म हो चुकी है, और क्या आपको लगता है कि कांग्रेस इससे फ़ायदा उठाएगी और फिर हम देखेंगे कि कोई ना कोई तहरीक उनके खिलाफ आ रही होगी 2023 में जिस तरह से आई थी तहरीक अदम एतमाद, ऐसी तहरीक से दोबारा से आ सकती है मोदी के खिलाफ भारत के अंदर? सर आपका इसमें मैं एक पॉइंट आप लोगों को नोट करवाना चाहूंगा कि अगर आप ये साउथ एशिया में या इस पूरे रीजन में एक फिनोमेना देखें कि इस रीजन में जो भी हुकूमत करता है 8, 9, 10 साल के बाद उसने जाना ही जाना होता है, और उसकी रिसेंट मिसाल जो है वो हमारे बांग्लादेश में हमने देखी है। जो जिनका दौर जो था सीना शेख का, वो बेहतरीन दौर था। उसी दौर में बांग्लादेश ने बेहतरीन एक मईशत के सबब अपनी इकोनॉमी को तरक्की की, लेकिन जब वो उनका एक वक्त ऐसा आया कि वो एक डिक्टेटर बन गए, उन्होंने लोगों को बोलने से मना कर दिया, इजहार राय की आजादी, जेलों में डलवा दिया, सजाएं दिलवाई, जेलों में डलवा दिया, लोगों के बोलचाल पे बंद करवा दी। 8, 9, 10 आप पूरी एवरेज निकाल लें इस पूरे रीजन की। मोदी के साथ भी अब यही होने जा रहा है। मोदी का 3rd टर्म चल रही है, तकरीबन उनके भी 10 साल 11 साल हो चुके हैं। अब उनका वक्त भी आ गया है और उनके अंदर भी उनके दिमाग का जाना ठहर चुका भर चुका। देखें, मोदी के दिमाग में खन्नास भर चुका है। वो अब ये समझते हैं कि वो एक ऐसी इकोनॉमिक पावर बन चुके हैं कि वो किसी को भी डिक्टेट कर सकते हैं। उनको खुशफहमी है कि अमेरिका भी उनके साथ है। अभी भी है सर खुशफहमी? मई के महीने के बाद भी जून में भी खुशफहमी है सर उनको भी?
देखें अभी तो 20-22 दिन हुए हैं ना इस खन्नास को निकले हुए, इसी का तो वो रोना पिटना कर रहे हैं जब वो राजस्थान में जाते हैं या वो जहाँ कहीं पे भी जाते हैं। उनके पास अब पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलने के अलावा ऑप्शन क्या रह गई है। एक बात, दूसरी बात ये कि जहां तक सिंता मुआहदे की बात कर रहे हैं, सिंता मुआहदा उनकी मजबूरी है। आप आने वाले दिनों में देखिएगा कि इंटरनेशनल प्रेशर के ऊपर भी उसके ऊपर आ जाएगा। और दूसरा, हमारे साथ चाइना इस वक्त शाना बेशाना खड़ा है। अगर वो हमारे साथ किसी भी किस्म की दुश्मनी करता है, हमारा पानी बंद करता है, जो कि वो टेक्निकली करने के काबिल भी नहीं है, उसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है जिसकी वजह से वो पानी बंद कर सके। तो सिंता मुआहदा तो आज या कल या 10 दिन या 15 दिन या 1 महीने में खुले जाएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि चाइना जो मोदी है वो इस वक्त अपनी लास्ट डिच एफर्ट कर रहा है अपने आने वाले बिहार के इलेक्शन में, और शायद एक आध और रियासत में भी इलेक्शन होने जा रहा है। सवाल ये है कि क्या आने वाले इलेक्शंस में अगर मोदी पाकिस्तान अगेंस्ट नैरेटिव बेच कर कामयाब होता है या नहीं, वो जो इलेक्शंस हैं वो मोदी का मुस्तकबिल का तयन करें। और उसी इलेक्शन के लिए ये सारी चीज जो है पाकिस्तान के ऊपर जारहियत जी बिल्कुल, वो एक तरह से थोपने की कोशिश की गई। जी सर, क्योंकि उसके पास और कुछ तो बेचने के लिए है नहीं। राफेल उसने करवा लिए जो उसने 2019 में लिए थे कि अगर मेरे पास राफेल होते तो मैं पाकिस्तान की ऐसी तैसी भेज देता। अब आप मुझे बताएं कि उसके पास बेचने के लिए है क्या? क्या इंडियन अवाम मोदी का ये प्रोपेगेंडा या ये जो प्लेजेस को जो दावे कर रहा है वो लेगी? आई डोंट थिंक कि मोदी जो है वो इन इलेक्शंस में कोई कामयाबी हासिल कर सकेंगे। ठीक है सर, इंडियन अवाम की बात आपने की है, चलिए वो तो जो मोदी के साथ अभी भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। कुछ मेरे ख्याल में अभी एक ब्रेक ले लेते हैं, और ब्रेक के बाद जब नाज़रीन मिलेंगे ना तो कुछ पाकिस्तानी अवाम की बात करेंगे, खासतौर पर उस अवाम की बात करेंगे जिनमें से बहुत सौ के पास बैंक अकाउंट्स मौजूद नहीं हैं। बैंक अकाउंट्स नहीं है तो फिर डेबिट कार्ड्स कैसे आएंगे, क्रेडिट कार्ड्स कैसे आएंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि वो आवाम अगर पेट्रोल पंप्स पर जाते हैं, पेट्रोल डलवाते हैं, तो उनको अदायगी जो है वो उन कार्ड से करनी पड़ेगी। बहुत सारी जगहों पर अगर वो कुछ चीज़ें ख़रीदते हैं, फ़र्ज़ कीजिए कि अगर मैंने 100 रुपये की कोई चीज़ ख़रीदी है, अगर मैं कैश पेमेंट करूँगी तो मुझे उसके 103 रुपये देना पड़ेंगे। शायद मुझे, आपको, बहुत सारे लोगों को सुनने में बहुत कम अमाउंट लग रही हो, लेकिन वो दिहाड़ीदार तबका जो खून पसीना एक करके एक रुपया कमाता है और फिर उसके पैसे जो हैं वो हवा के झोंके से उड़ जाते हैं, इतनी महंगाई है पाकिस्तान के अंदर, वो इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, और ख़ास तौर पर हमारे साथ मौजूद तज्जियाकार हमारे इस फैसले को किस तरह से देखते हैं, और क्या ये अमली तौर पर मुमकिन हो पाएगा पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर, इस पर बात करते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। प्रोग्राम का है आखिरी सेगमेंट, और इस आखिरी सेगमेंट में हम बात करने जा रहे हैं बजट के हवाले से दी जाने वाली डिजिटल अदायगियों की तजवीज़ की। कहा यह जा रहा है कि नकद अदायगी की हौसला शिकनी के लिए बजट में डिजिटल अदायगियों की तजवीज़ ज़ेर गौर है। QR कोड्स, डेबिट, क्रेडिट कार्ड्स और मोबाइल अदायगी के इक़दाम किए जाएंगे। हुकूमत के नज़दीक इस तरह से उसे महसूलात की वसूली में आसानी रहेगी और आवाम को भी फ़ायदा होगा। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि क्या वो देहात जहाँ हमारी आबादी का बड़ा हिस्सा रहता है वहाँ इस तरह की अदायगियाँ मुमकिन हैं, और जो मुल्क इंटरनेट की रफ्तार में 111 ममालिक में से 100वें नंबर पर हो, जिसके पास मुल्क भर में सिर्फ 350 साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन अफसरान हों, वो डिजिटल अदायगियों पर नौसरबाजों की पकड़ कैसे कर सकेगा? ये सवाल अपने पैनल के सामने रखते हैं। इफ्तिखार शिराजी साहब, मुझे ये बताइएगा, कहीं ना कहीं कुछ लोगों को सुनने में ये तजवीज़ बड़ी अच्छी लगी कि भाई क्या ही खूबसूरत अंदाज़, क्या किसी ने तजवीज़ दी है, इससे तो टैक्स चोरी जो है वो बिल्कुल ही रुक जाएगी, बड़ा ज़बरदस्त ये तो आइडिया है। लेकिन सर, आपको लगता है पाकिस्तान में ये अमली तौर पे मुमकिन है? शराजी सर, बस ये काश का जुमला वहाँ से गोया के लफ्ज़ से आगाज़ करना चाहिए, क्योंकि माजी में आप यकीनी तौर पर बतौर जर्नलिस्ट मैं भी कई वफाकी बजट उनकी तकारीर सुनता रहा हूँ। बड़े इनकलाबी किस्म के प्रोग्राम्स आते हैं, और कभी तो कहा जाता है कि इस मुल्क के अंदर जो लाखों की तादाद में टैक्स चोर हैं, सबका डेटा हमारे पास मौजूद है और अब उनके ऊपर हाथ डालने जा रहे हैं। फिर कहा जाता है कि रिटेलर्स को हम टैक्स नेट के नीचे लेके आ रहे हैं। सवाल ही पैदा नहीं होता हमारे वोटर्स क्यों ना हो, ज़ीरो टॉलरेंस होगी, लेकिन हर साल माशाल्लाह वो बच जाते हैं। इसी तरह बाकी बहुत सारे प्रोफेशनल्स हैं, और हमेशा ये जुमला हमें सुनने को मिलता है कि दुनिया भर में तमाम जो इकॉनमीज़ हैं वो डॉक्यूमेंट हो चुकी हैं, पाकिस्तान की निफ्स से ज़्यादा इकॉनमी अनडॉक्यूमेंटेड है। ये सारी बीमारियों का भी हमें पता है आसमा, उनके इलाज भी हम तजवीज़ कर चुके हैं। लेकिन होता क्या है कि हम कंप्रोमाइज़ में, हमारे पास डॉक्टर भी हैं, डॉक्टर्स को हम कहते हैं कि भाई मेरे आप छुट्टी पे चले जाए ना, बस हमने कह दिया, लोगों को मुतमईन कर दिया
पब्लिक के अंदर जो एंगर है हमने उसको एड्रेस कर दिया है। लोग मुश्किल तो है ना कि सैलरीज क्लास से ले रहे हैं, जीएसटी के नाम पे गरीब आदमी से माचिस की डिब्बे पे ले रहे हैं, लेकिन जो बड़े बड़े टैक्स चोर है आप उन पे हाथ नहीं डालते। आप ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम लेके आते हैं जिसमें आप कहते हैं कि फैक्ट्रियों से निकलते तो 10 ट्रक हैं, बट काउंट आप एक करते हैं तो हम आपको पकड़ेंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम नाकारा हो जाता है या उसको पैकअप करके आप कहीं रख देते हैं। वजह क्या है, जो पॉलिसी मेकर्स हैं वही असल में माफियाज है, सबसे बड़े माजरत के साथ कहना पड़ता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि जनूबी एशिया के अंदर भी देख लें तो टैक्स जो जीडीपी हमारा है वो सिंगल डिजिट में, हार्डली 9% 10%, कहाँ हिंदुस्तान में 19%, बांग्लादेश में 17%। भाई मेरे टैक्स चोरी तो हो रही है ना यहाँ पे। अब टैक्स चोरी को रोकने के तरीके क्या हो सकते हैं? यही हो सकते हैं कि आप फिर डिजिटल पेमेंट्स की तरफ चले जाएँ। जब बीच में से कैश को निकालेंगे तो फिर वो जो एक तरह से चोरी होता हुआ पैसा है वो एक्सपोज हो जाएगा। जब वो एक्सपोज होगा तो पता चलेगा कि किन किन के लोगों के हाथों में है और आप उन पे हाथ भी डाल सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है, एक तो कैपेसिटी का कि क्या एफबीआर की कैपेसिटी है इस चीज़ को मेक श्योर करना, और उससे बड़ा जो है आसमा वो है नीयत का कि क्या हमारी नीयत है। क्योंकि निज़ाम के अंदर जो खराबियाँ हैं ना, इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी खुद रियासती मशीनरी खुद होती है। उनको फ़ायदा हो रहा होता है। जब टैक्स चोरी होती है तो टैक्स चोरी में से उनका एक बड़ा हिस्सा होता है, माल बनता है। ऐसा नहीं है कि टैक्स चोर सारा पैसा लेके जाता है, मशीनरी को भी देता है, तभी वो उनके लिए सहूलतकारी करते हैं। तो मेरे भाई वजीर खजाना साहब या जहाँ फाइल जारी होती है शराय साहब, वहाँ माल भी जा रहा होता है। लास्टली मैं आपसे ये कहूँगा कि 2024 के इलेक्शन से पहले इंतखाबी जलसों में हमने क्या तकरीर सुनी थी, बिलाल भुट्टो जरदारी साहब हों या शहबाज शरीफ हों या बाकी, कि हम गैर ज़रूरी अखराजात को ख़त्म करेंगे, हम लाइबिलिटीज़ जो बनी हुई इदारे उनको बेच देंगे, हम इस मुल्क के अंदर इजाफी वजारतें वफाक में चल रही हैं उनको ख़त्म कर देंगे। आज भी इस मुल्क के अंदर वफाक के अंदर 18 वजारतें ऐसी हैं जो सूबों के अंदर हैं, बट वफाक के अंदर भी हैं। 800 अरब रुपए, आसमान 800 अरब रुपए सालाना उन पर खर्च होते हैं, लेकिन उनको बंद नहीं किया जा रहा क्योंकि उसको कुछ पॉलिटिकल बेनिफिट्स हैं। आपने अपने दोस्तों को वहाँ पे खपाना है, उनको वजारत देनी है, लिहाजा ये आशाएं चलती रहेंगी। तो जितने बड़े ऐलानात आप करते रहेंगे कोई चीज़ नहीं बदलने वाली। बदलेगी उस वक्त कि जब आप अपने मफादात को नीचे रखेंगे, कौमी मफादात को आप ऊपर रखेंगे। वाह वाह इफ्तिखार साहब, अब आपने सारी बातें तो कर दी जो हकीकत है। मेरा तो ख्याल है उसके बाद क्लोजिंग कर दें, लेकिन चलें खैर एक और तजवीज़ भी है उस पर बात कर लेते हैं। मलिक साहब, सर मैं आपकी तरफ आ जाती हूँ। शायद सर इस तजवीज़ से कुछ हो जाए ना, अभी डिसार्ट नहीं होते हम इफ्तिखार शराजी साहब की सच्ची खरी बातों से। सर मुझे बताएं, कहा यह जा रहा है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या दरामद करंदगान हैं जो चीज़ें इम्पोर्ट करते हैं, जब वो लोगों को चीज़ें वो बेचें तो वो उनसे अगर वो नकद उनको पेमेंट करें तो इजाफी 2% टैक्स जो है वो वसूल कर लें। उनको ये कहा गया है दरामद करंदगान को, मैन्युफैक्चरर्स को। लेकिन सर ये बताएं, वो वसूल तो कर लेंगे, लेकिन आपको लगता है कि कोई गारंटी है इस चीज़ की कि वो ईमानदारी से ये आगे भी पहुंचा रहे होंगे 2% जो वो ले रहे होंगे हम जैसे आप जैसे लोगों से? सर मुझे बड़ी खुशी है कि ये आपने रवायती मौज़ूआत से हट के ये डिस्कस करने चाहिए और ना सिर्फ बजट में, पूरा साल इसको करना चाहिए। देखें, टैक्स लेने वाला और टैक्स देने वाला दोनों अगर आपस में मिले हों, टैक्स चोरी हो, तो फिर अवाम में ये शऊर पैदा करना चाहिए कि आपका पैसा और आपका टैक्स चोरी हो रहा है। और टैक्स चोरी होने का नतीजा क्या होता है? नतीजा ये होता है कि फिर मुझे इलाज के लिए डिस्प्रीन नहीं मिलती, मेरे वालिदैन के लिए, मेरे बच्चों के लिए अच्छी तालीम नहीं मिलती, सहूलियात नहीं मिलती, तो रियासतें टैक्स से अमीर होती हैं। तो इस वक्त जो सूरत हाल हमारे यहाँ है वो ये है कि ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं जो इन्होंने शराजी साहब ने बात की। असल मसला ये है कि जितने भी बड़ी मार्केटें हैं वहाँ आप एक हफ्ते का टाइम दें कि POS लगाएं और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की, नहीं तो हम बिज़नेस सील कर देंगे। दूसरा आप ये करें कि जितनी बड़ी मार्केटें हैं वहाँ पे ऑलरेडी कैमराज इंस्टॉल्ड हैं अंजुमन ताजरान की तरफ से, वो आप FBR के साथ लिंक कर दें। आपको पता चल जाएगा कि एक बेकरी में, एक ज्वेलरी शॉप में, एक ग्रोसरी स्टोर में कितनी लोगों की ट्रांजैक्शन हो रही है। आप इस इस्लामाबाद में कम से कम एक कनाल की कीमत 10 करोड़ रुपए है। 10 करोड़ रुपए आप गाड़ी की डिक्की में कैश रख के, दुनिया का कोई मुल्क ऐसा है कि आप कैश पेमेंट से एक कनाल ज़मीन खरीद लें और गवर्नमेंट को 1 रुपया ना है। तो यहाँ जब हम सुबह उठते हैं तो अरबों खरबों रुपए की मंडी में ट्रांजैक्शन हो चुकी होती है और वो सारी कैश पे होती है। इस मुल्क में ताजर, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, सबका रिफॉर्म का कोई इंटरेस्ट नहीं। वकील फीस लेगा करोड़ों, आपको रसीद नहीं देगा, और डॉक्टर को छोड़ें, डॉक्टर को कहेगा तो ये करें। ये जो अंजुमन, ये यहाँ चैम्बर ऑफ कॉमर्स है जो बड़े बड़े रहनुमा है हर शहर में,
इनके ज़ाती बिजनेस में देख लें कि POS लगा हुआ है नहीं लगा। और तीसरी अहम बात ये, जब आप टैक्स की कर, जो इनके मुलाजमीन हैं वो मीडिया मालिकान हो या वो बिजनेस हाउसेज हों, वो कैश में अपने एम्प्लॉइज़ को तनख्वाह दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हुकूमत ने कम अज़ कम हद मुकर्रर की है 37,000 रुपये, तो वो कैश में देते हैं ताकि उनको ये ना पता चले कि हमारे एम्प्लॉइज़ कितने हैं, और वो 15 से 20,000 25,000 तनख्वाह दे रहे हैं। तो इसके अंदर सारे मिले हुए हैं इस निज़ाम में। आवाम के असल इशूज़ ये होने चाहिए कि हमारी जो रिपोर्ट आई है ह्यूमन डेवलपमेंट की, उसमें हम दुनिया के 26 बदतरीन मुल्कों की सफ में हमारा शुमार अफगानिस्तान और सब सहारन डेजर्ट के साथ होता है। तो हम बिल्कुल खुशियां मनाएं, हम रोड पे भंगड़े डालें, लेकिन हम माशी मैदान में, और जब तक गरीब के पैरों में जो जूते हैं वो प्लास्टिक के हैं, टूटे फूटे हैं, और उस कौम का कैसे दिफा महफूज होगा कि जिसका बच्चा 2.5 करोड़ जो है वो स्कूलों से बाहर है। तो बात ये है कि अहमद नदीम कासमी साहब का शेर याद आता है कि बेवकार आज़ादी हम गरीब कौमों की, सर पे ताज रखा है बेड़ियां हैं पाँव में। तो सर को ऊपर ले जा रहे हैं, पैरों की बेड़ियों का हमें एहसास ही नहीं। तो हम भी आगे खुश नमाज झूठ बोल के शाम को घर जाके सो जाते हैं, लेकिन जो कैमरा स्क्रीन के पीछे बंदा ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा है, कभी उसके घर में भी जाके उसके बच्चों का हाल पूछे। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। इस पे वैसे मेरे ख्याल में चंद मिनट की खामोशी बनती है इसके ऊपर। तो क्या अब आपने जिक्र छेड़ दिया और क्या आपने जज्बाती गुफ्तगू, इफ्तिखार शराजी साहब ने हकीकी और आपने हकीकी प्लस जज्बाती गुफ्तगू इसमें कर दी है। नवीद नसीम साहब, वैसे जैसे मैंने अर्ज़ की कि इस पर तो खामोशी बनती है, लेकिन चलें अब हमें प्रोग्राम को क्लोजिंग की तरफ तो सर लेकर जाना है, बात को तो आगे बढ़ाना है। सर मुझे तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर पेट्रोल की कीमत 300 लीटर है और उसमें कहा यह गया है कि जी अगर आप कैश पे वो ले रहे होंगे तो 3 रुपये एक्स्ट्रा देने हैं आपने, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसे ही लग रहा है कि वो कार्ड वाली चीज़ को छोड़ के वो कहेंगे जी भाई कार्ड से भी करोगे तो आपको अब ये 309 रुपये देने होंगे, अगर आप इसमें 909 रुपये देने होंगे अगर आप 3 लीटर पेट्रोल ले रहे हैं। क्योंकि हमारी कौम तो ज़रा और तरह से सोचती है ना, वो कहेगी भाई अब 3% तो ये इजाफी है, मैं हुकूमत को दूँ ना दूँ, तुम तो मुझे दो, तुम तो निकालो मेरे लिए। आवाम से ही कहा जाएगा सर। आसमा, मैं तो आप लोगों की गुफ्तगू सुन के ये सोच रहा हूँ कि इस दफा जब मैं बकरा लेने जाऊँ तो मैं वो भी क्रेडिट कार्ड से ही दूँ। उसके बाद जब चारा लेने जाऊँ उसको भी कहूँ मेरे पास तो क्रेडिट कार्ड ही है, क्योंकि हुकूमत ने मना कर दिया है मुझे तो कैश पेमेंट करने से। उसके बाद अगर मैंने कोई मेरा मूड हो, लाहौर में मैं रहता हूँ, अगर भाटी दरवाजे से मेरा मूड हो सिरी पाए खाने का बजे के या टेक्साली गेट में, तो उसके बाद जाके भी मैं कहूँ जी कि मेरे पास तो ATM कार्ड है, 2 कुलचे दे दो, 1 पाया दे दो, तो काट लो अपने 400 रुपए। तो आपका क्या ख्याल है कि वो मुझे एंटरटेन करेगा? आपका सिस्टम जो है वो इस वक्त, आप इन सारे इक़दाम का मतलब ये है कि ये लोग बिल्कुल फेल हो चुके हैं टैक्स कलेक्शन में। इन लोगों का बस चले तो हमारे सांस लेने के ऊपर भी पाबंदी लगा दें, उसको कहें कि सांस जो है ये आप अगर फाइलर है तो इतने का और नॉन फाइलर इतने का। कोई पता नहीं, कोई एक वक्त ऐसा आ जाएगा कि ये कहेंगे कि जो जिस बच्चे के यहाँ, किसी के यहाँ कोई बच्चा पैदा हो रहा है तो उससे पहले पूछेंगे जी कि आपके जो पैसे लगेंगे, नॉन फाइलर है तो इतने लगेंगे और फाइलर जो है वो इतने लगेंगे। मुझे ये बात बताएं, हम सारा कुछ दे देते हैं, हम 3 रुपए ऊपर दे देते हैं जाके पेट्रोल पंप के ऊपर। उस पेट्रोल पंप पे हमारी क्वांटिटी और क्वालिटी, पेट्रोल की क्वालिटी को मेक श्योर कौन करेगा? कौन हमें बताएगा कि हमें 253 रुपीज पर लीटर रॉन 95 पेट्रोल मिल रहा है या नहीं मिल रहा? हमारी हुकूमतों के पास इसके अलावा कोई हल नहीं है कि ये हमारे अवाम से पैसे निकलवाने के तरीके ढूंढें। इन्हें तो अब अखबारों में और टीवी पे एक इश्तिहार देना चाहिए कि आप हमें ये बताएं कि हम लोगों से किस तरीके से और तरीके लगाकर हम लोगों से ज्यादा टैक्स लगा सकते हैं, और जो सबसे अच्छा तरीका बताएगा उसको हम फाइलर बना देंगे। शायद इस वजह से लोग फाइलर बनने लग पड़े पाकिस्तान में। ये लोग सर उसको वज़ीर आज़म का मुशीर लगा लेंगे सर, आजकल मुशीर बड़े बन रहे हैं। सॉरी बट मुशीर पे मुशीर आ रहे हैं सामने सर। नहीं, पाकिस्तान में तो देखें, हमें वैसे ही हमारी खुशकिस्मती है कि इतने मशरकी वजीर आज़म, इतने सुगड़ वजीर आज़म, इतने मैं आप सबसे क्या कहूँ, इस पे लगाते जाएं, इतने खूबसूरत वजीर आज़म हमें मिले हैं। उनको तो मशीरों की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही मशीर आला तरीन है।
लिहाजा आप उनको तो छोड़ ही दें। लिहाजा अब अगर हम बात करें बजट की, तो बजट में कोई नई चीज हमेशा आवाम के लिए बजट बुरा ही होता है। आप कोई पाकिस्तान के रिसेंट हिस्ट्री में बता दें जिसमें किसी भी किस्म का कोई रिलीफ हो। आप सिर्फ ये सोचना कि हुकूमत से पहले IMF बजट अप्रूव करेगा, तो IMF हमारे लिए एक कॉमन पर्सन फ्रेंडली बजट कैसे अप्रूव कर सकता है? आप मुझे इसका जवाब बता दें। सर उसको तो अपनी किस्त चाहिए ना, और उस किस्त के वसूली के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हदफ जो है वो रखा जाना है ज़ाहिर है टैक्स का, और टैक्स के हदफ में जो लोग ऑलरेडी हैं उन्हीं को पीसा जाएगा ना, बाकी लोग तो आने को तैयार ही नहीं हैं। काशिफ साहब, सर आपकी क्या राय? जी 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 सर, नवीद साहब। जी, मैं यही कहूंगा ना कि देखिए हमेशा ये होता है कि जो तनख्वाहदार तबका होता है उसकी परसेंटेज बढ़ा दी जाती है। सर अभी भी सुने तनख्वाहदार तबके के लिए कुछ खास नहीं होने वाला, मजीद पिस रहा होगा। सर काशिफ साहब आपके पास सर क्या इत्तलात है? देखिए, मैं तो समझता हूँ कि ये जो डिजिटल इकॉनमी की बात कर रहे हैं इसके अंदर खुद FBR के ऑफिशियल जो है वो रुकावट होंगे। अगर सारी इकॉनमी डिजिटल हो जाएगी, हर बंदा जो है वो थ्रू बैंक अपना ट्रांजैक्शन करेगा, तो FBR के लोग किसको मोटिवेट करके टैक्स चोरी करके दिहाड़ियाँ लगाएंगे? मैं तो आज की डेट में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, चेयरमैन FBR और इंटेलिजेंस इदारों के ऑफिशियल से एक बात कहता हूँ कि आप सारे शहरों को छोड़ें, इस्लामाबाद के FBR के कमिश्नर ऑफिस सिर्फ इन्वेस्टिगेट करवाइए किन 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 लोगों को जो टैक्स पेयर हैं उनके कारोबारों को पकड़ा गया, उनको नजायज़ नोटिस दिए गए, और ये कहा जा रहा है बिठा के वहाँ पे 4 करोड़ रुपया भर दो, कारोबार डीसील करेंगे, 2 करोड़ रुपया भर दो। वो कहते हैं किस बात में भरे? वो कह रहे हैं हमें लगता है कि आपने टैक्स चोरी किया है। वो कह रहे हैं भाई पहले हम भर रहे हैं, मजीद भर दें। और आप यकीन करें कि कारोबारी लोग जो है वो सर पकड़ के बैठे हैं, सुबह 8 बजे जाते हैं, रात 8 बजे तक एक ही बात है, ये चलान ले जाएं, नहीं तो पोस्ट डेटेड चेक दे दें, नहीं तो कमिटमेंट दे दें, इन राइटिंग दे दें कि हम इतने करोड़ भरेंगे, सिर्फ इसलिए कि ऊपर से आर्डर आया कि आपने हदफ को बढ़ाना है, आपने रिकवरी को बढ़ाना है। खुदा को माने किसी तरह कि इस मुल्क में भी कभी कभी ऐसा हुआ है कि जो टैक्स दे रहा है, जो पैसे पे कर रहा है, जो वॉलंटरी हर साल टैक्स इंक्रीज कर रहा है, कारोबार चल नहीं रहे, हालत आपने जो की हुई है, ऊपर आप कह रहे हैं जी आप जो हमारे मुंह से निकला, कमिश्नर के मुंह से, जो उसके जूनियर के मुंह से, बस वो भर दें और आप चले जाएं। तो किसने डिजिटल इकॉनमी करने देनी है? आप सबसे पहले देखिए, हुकूमत ने एक बिल पास किया कि सरकारी मुलाजमीन और उनके रिश्तेदार अपने एहसास बताएं। सबसे पहले FBR के मुलाजमीन और उनके ऑफिसर्स, उनके रिश्तेदारों के आप एहसास बाहर लेके आए, पता लगे ना कि इन सरकारी मुलाजमीन ने कितने पैसे बनाए हैं, कैसे इन्होंने माल बना लिया, कैसे इन्होंने कोठियाँ और घर और जदादें बना ली, और उसके बाद आप इनके खिलाफ बात करें, आप इनके खिलाफ अदालत में जाएं। ये आपको ऐसे ऐसे टैक्स के नोटिस भेजेंगे कि आप कहेंगे जी ये कारोबार आप रख लें, हमें सिर्फ माफ़ी दे दे ताकि हम इस मुल्क से चले जाएं। सर वैसे ना तो ये लोग अपनी बीवियों के नाम, ना अपने बच्चों के नाम, ये बड़े बड़े शातिर लोग हैं। किसी की माली के नाम पे कोई करोड़ों रुपए उसके अकाउंट में पड़ा होता है, बेचारे माली को नहीं पता होता, किसके अरबों रुपए जो ड्राइवर के अकाउंट्स में होते हैं। तो बड़े इनके पास बड़े टैक्टिक्स और बड़े सारे तरीके हैं। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें इस मुल्क में हो सकती हैं। मैं और अभी ताहिर साहब ऑफेयर की बात कर रहे थे कि आप ही ज़रा इस्लामाबाद क्रॉस कीजिए, फैज़ाबाद की तरफ जाइए, वहाँ पर जो आपको हार्डवेयर की दुकानें मिलती हैं ना, जब आप कोई नया घर बनाते हैं तो वहाँ पर जो आप फिटिंग्स लगाते हैं, चाहे वो अपने किचन्स में लगाते हैं, वॉशरूम में लगाते हैं, वहाँ पर जाके देखिए कि रोज़ाना कितने करोड़ों की सेल परचेज़ हो रही होती है। वहाँ पर कोई कौन टैक्स देता है? तो संजीदा नहीं है वो हल्के जिनको टैक्स नेट में लोगों को लेकर आना। तो जब वो संजीदा नहीं है तो फिर इस तरह की तजावीज़ लाने का, उन पर अमल दरामद ना करने का तो मेरे ख्याल में कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। बहरहाल जी, आज के प्रोग्राम में इजाज़त दीजिए। आप तज्ज़ियाकार हमारे साथ काशिफ रफ़ीक साहब, नवीद साहब, इफ्तिखार शराजी साहब, ताहिर नईम मलिक साहब मौजूद रहे। सर आप लोगों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन आपने प्रोग्राम देखा, आपका शुक्रिया। कल मिलते हैं दोबारा।